Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Let's start the chapter Human Health and Disease, chapter 8 from class 12th Biology NCERT. And now in this video we'll be covering part 2, that means the other half of the chapter. Any human body have the immune system, and now any human immune system will consist of certain things. Now what will these things will be comprised of? These will be lymphoid organs, टिश्यूज़, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़. ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या थे? जो हमारे ब्लड में रिलीज़ हो रहे थे, और इसी तरीके की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, या मतलब एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी. दूसरे वाला कौन सा था? CMI, विच विल बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, ये छोटा सा ब्रश अप था पिछले पार्ट से. अब क्या होता है कि जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है, हमने जैसे पढ़ा कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी कंसिस्ट करते हैं. उसमें से होती हैं उसमें से क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स है, ये वाले ऑर्गन्स, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा. मतलब कि वहाँ से वो डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे और प्रोलिफरेट करेंगे. कौन? लिम्फोसाइट्स. इसमें जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो कंसिस्ट करके रखता है बोन मैरो और थाइमस को. ठीक है, बोन मैरो और थाइमस. यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू व्हाट? दे विल डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स. अब यहाँ से मैच्योर होने के बाद ये जाएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन था हमारा बोन मैरो एंड थाइमस, और यहाँ पे जो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो है हमारे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. ठीक है, यहाँ पे कुछ पोजिशंस भी दे रखी हैं. सो यहाँ पे जो हमारा जो सेकेंडरी एक मिनट, जो हमारा जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये क्या करता है? पहले वाला क्या कर रहा था? वो वहाँ से मैच्योर, मतलब हमारे लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बना रहा था. यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह प्रोवाइड करेगा, मतलब दिस विल प्रोवाइड दैट साइट जहाँ पे फाइनली लिम्फोसाइट जो है वो इंटरैक्ट करेंगे एंटीजन से. और जब ये एंटीजन से रिएक्ट कर जाते हैं या इंटरैक्ट कर जाते हैं तो देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल. क्वेश्चन आ सकता है कि इफेक्टर सेल कहाँ पे जाकर प्रोड्यूस होते हैं? तो हम बोलेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होते हैं. ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. अब एक एक उसको हम पढ़ लेते हैं, एक एक ऑर्गन को हम पढ़ लेते हैं इम्यून सिस्टम में. सबसे पहला आता है बोन मैरो. बोन मैरो जो होता है मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे सारे तरीके के ब्लड सेल्स प्लस लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है. दूसरा होता है थाइमस. थाइमस एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो होता है वो क्वाइट लार्ज होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कोई भी इंसान प्यूबर्टी हिट करता है या गेन करता है उस टाइम तक, तो हमारा जो थाइमस का साइज़ है कीप्स ऑन रिड्यूसिंग विद एज. ठीक है, थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा. ऑल राइट, दिस इज़ अ लोब्ड ऑर्गन नियर द हार्ट, दिख रहा होगा हमें. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा बोन मैरो है और जो थाइमस है ये वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारा टी लिम्फोसाइट का फर्स्ट डेवलपमेंट हो सके, सेकंड मैच्योरेशन हो सके. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था. नेक्स्ट इज स्प्लीन. स्प्लीन जो होता है बीन शेप्ड ऑर्गन होता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फेकोसाइट्स. ठीक है, एक और चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके अलावा, मतलब कि जैसे कि ये दो तो हमारे वैसे भी इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे हैं, पर इसके अलावा जो स्प्लीन है वो लार्ज रिजर्वॉयर होता है इरेथ्रोसाइट्स का. लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके अलावा व्हाट डू वी हैव इज़, हाँ, लिम्फॉइड टिश्यूज़. लिम्फॉइड टिश्यूज़ में क्या होता है कि जैसे कि जनरली क्या होता है, मैंने बताया था कि जो अंदर के ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे वो किससे लाइंड होते हैं? वो लाइंड होते हैं म्यूकोसल लेयर से. म्यूकोसल लेयर जो है वो किसको बचाता है? वो बचाता है माइक्रोब्स की जन्म को, मतलब कि माइक्रोब्स की उसको नहीं होने देगा, वो लाइफ को नहीं बनने देगा. ठीक है, तो इस तरीके के हम लिम्फोइड टिश्यूज़ को बोलते हैं माल्ट. और माल्ट जैसे कहाँ प्रेजेंट है? द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में. तो ये पूरा का पूरा जो माल्ट है ये 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एड्स. एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका डिसेंट मतलब निकल कर आता है कि एक्वायर्ड मतलब कि आफ्टर द बर्थ एक्वायर होगा. ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बींग. इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब कि जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डिग्रेड हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. सिंड्रोम इज कि जब मीन्स
अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब अकर करते हैं, ठीक है। सो सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब किसी भी बॉडी में अकर करने लगते हैं। और एड्स जो है वो हमेशा एकम्पनीड ही होता है लॉट्स ऑफ सिम्टम्स की वजह से, ठीक है। देखो जो एड्स है उसको कॉज कौन कर रहा है, उसको कर रहा है HIV वायरस, HIV। सो HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब ये जो है ये एक मेंबर है ग्रुप ऑफ विच वायरस, अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है RNA का जीनोम, ठीक है। अब जनरली इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, सो एड्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसे कहा जाता है कि बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। प्रिवेंशन से पहले हम ये समझेंगे कि ये फैलता कैसे है। व्हाट हैपन्स इज़ कि सपोज़ जो हमारा रेट्रोवायरस है जिसके अंदर एक वायरल प्रोटीन कोट है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, या से किसी भी इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। जब वो बॉडी में एंटर करता है तो वो अटैक करता है या वो इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को या मैक्रोफाजेस को, जिस तरीके से भी समझना चाहें। सो माइक्रोफाजेस को जब ये अटैक कर देगा तो वहाँ से क्या होगा, जो इसका RNA वाला जीनोम था वो DNA में बनेगा। किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा वायरल DNA। सो ये जो था ये वायरल RNA जीनोम था, यहाँ पे हमारा वायरल DNA जीनोम बनेगा। किस वजह से, बाय द एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब माइक्रोफाजेस में आ जाएगा तो वो क्या होगा, अब ये जो आने वाले जो सेल्स होंगे इसी के, वो किस में बन जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे वायरल DNA से भरे हुए होंगे। अब ये जो वायरल DNA वाला है जिसके जो बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी, ये जाकर अटैक करेंगी T लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। इसमें से भी एक स्पेशल होता है, वो होता है TH, मतलब कि T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। T हेल्पर लिम्फोसाइट्स में जाकर क्या होगा, सेम अगेन ये सारे के सारे वायरल DNA वाले अगर इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए तो ये जो है फिर से वायरल DNA बना लेगा और ये बाकी नॉर्मल TH लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करने लगेगा। इस तरीके से जितनी भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जितने भी T हेल्पर सेल्स होंगे वो सारे के सारे डिग्रेड हो चुके होंगे, क्योंकि सब में वायरल DNA है। और जब वायरल DNA है तो ऑफ कोर्स वो इम्यूनिटी की तरफ तो काम करेगा नहीं, तो दिस विल डिक्रीज द इम्यूनिटी, विच अगेन सेज कि जो जो एड्स है वो क्या स्टैंड करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। अब जब हमारी इम्यूनिटी ही डिक्रीज हो जाएगी तो आपको क्या लगता है आने वाली जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी हमारी बॉडी पे आएंगी। और जब बॉडी पे कोई भी बीमारी या कोई भी पैथोजन जो है वो इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी जब फाइट नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी क्या दिखाती है, सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है। अब सपोज करो जब इम्यूनिटी ही इतनी लो हो चुकी है तो व्हाट यू थिंक कि हम कोई भी एक बीमारी, क्या सारी बीमारियों से हम नहीं लड़ सकते, विच विल इवेंचुअली result in having lots of symptoms from lots of diseases and therefore we call it as a syndrome, right? So इसी वजह से syndrome होता है और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि हमारी जो फंगई है या डायरिया होना, फीवर होना, सब कुछ एक साथ आ जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ द मेजर पॉइंट इज़ कि जो हमारा एड्स का इन्फेक्शन, मतलब कि सपोज़ किसी इंसान एड्स से इन्फेक्ट हो गया है और उसका जो अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम्स जो है उसका जो टाइम लैग है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनफैक्ट वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विच यूजुअली हैव 5 to 10 years, मतलब कि इन्फेक्शन के बाद और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स आने के बीच में 5 से 10 साल लग सकते हैं। ये सब हमने बात कर ली है। उसके बाद बात आती है कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन यूज़ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, वी कैन ऑलवेज चेक ब्लड फॉर HIV, देन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, अवॉइड हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स फॉर सेक्स, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, उसके अलावा रेगुलर चेकअप करवाते रहो HIV का, ठीक है। हाउ एड्स इज़ डायग्नोस्ड, एड्स इज़ डायग्नोस्ड वाया अ प्रोसेस कॉल्ड एज ELISA। ELISA स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। उसके अलावा एक और होता है, वो होता है ट्रीटमेंट में हम जनरली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग is only a partial effective in a way that it cannot actually prevent the death of the person but can eventually delay it, ठीक है। so what is it? It is an antiretroviral drug. Next is cancer. what happens in cancer जो होता है इसमें क्या होता है, जो lots of population is having different types of cancer जो कि
बहुत ज़्यादा इससे आघात है अभी तो। सो व्हाट हैपन्स इन दिस इज़ कि कैंसर में जो हमारा जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो जिन पे रेगुलर चेक होता है सेल डिफरेंशिएशन का और उनके ग्रोथ का, जो हाईली कंट्रोलेबल एक इवेंट होता है, यहाँ पर वो इवेंट का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म था जो चेक कर रहा था कि हमारा हर एक सेल जो है प्रॉपरली सेल ग्रो करे और डिफरेंशिएट करे, यहाँ पे ये हाईली कंट्रोल्ड नहीं रहता। रेगुलेटरी मैकेनिज्म जब टूट जाता है तो इससे हमारा कैंसर बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा रैपिड एंड इंक्रीज्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स हो जाते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे वाले सेल्स को जो कि ज़रूरत नहीं है जिनकी, और जो हुए जा रहे हैं मतलब कि रेगुलरली मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं हो रही है, सो इससे क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और ये ट्यूमर जो है फाइनली कैंसरस इन नेचर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक इन नेचर, ऑन्कोजेनिक भी कहा जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन पे एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के वर्च्यू से क्या होता है कि अगर कोई सेल सपोज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर भी रहा है तो वो दूसरे उससे रुक जाएगा। ठीक है, तो सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज दैट बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट्स विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जस्ट यही मैंने बताया। तो कैंसरस सेल में ये वाली जो चीज़ है ये वाली नहीं होती है, ये लैक कर चुकी होती है यहाँ से। ठीक है, जो ट्यूमर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मलिग्नेंट। सो बिनाइन इज समथिंग जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है, ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है और लिटिल डैमेज करता है, ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता। दिस कैन बी नॉर्मली एंड प्रॉपरली ट्रीटेड इफ़ व्हेन चेक्ड ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज मलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ये जो होते हैं ये रैपिडली प्रोलिफरेट करता है, ये हमारा जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसे हम मास भी कहते हैं, ये रैपिडली ग्रो करता है। प्लस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगता है। ठीक है, वाया ब्लड फ्लो एंड एवरीथिंग। सो ये जो एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस कहाँ पाया जाता है? मलिग्नेंट ट्यूमर में पाया जाता है। और यही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहाँ से हम पता करते हैं कि जो अब जो हमारा कैंसर स्टेज है वो किस लेवल तक पहुँच चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मेटास्टेसिस होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कैंसर जो है या जो ट्यूमर है वो एक वन पॉइंट ऑफ द बॉडी पे नहीं पाया जाएगा। इनफैक्ट व्हेन दिस हैज स्टार्टेड टू फ्लो वाया द ब्लड फ्लो, तो वो जो है वो नंबर ऑफ साइट्स पे पाया जा सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ कैंसर? देर इज़ नो आइडल वे जहाँ पे हम ये कह सकें कि कैंसर किस वजह से हो सकता है, बट हम ये कह सकते हैं कि देर आर सर्टन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी जो है वो किसके कांटेक्ट में आती है, सपोज आयोनाइजिंग रेडिएशंस की उसमें आती है, सपोज एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया। नॉन आयोनाइजिंग में क्या हो गया, यूवी रेज हो गया जो डायरेक्टली डीएनए को डैमेज करती है और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करती है। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ही ये होता है कि वो कैंसरस टिश्यूज़ का प्रोडक्शन करेंगे। अब ये जो है ये जिन्होंने हमारे कैंसर को एक्टिवेट करा है इनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस कहते हैं। उसके अलावा बात ये होती है कि हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं वाया नंबर ऑफ टेक्निक। फर्स्ट इज़ बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी में क्या होता है, एक टिश्यू लिया जाता है और टिश्यू को जो है हम तरीके से पढ़ते हैं। पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, सपोज हमें पता है कि यहाँ हो सकता है कुछ या हमें यहाँ की स्टडी करनी है तो इसको थिन सेक्शंस में हम काटेंगे, स्टेन करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, MRI एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी विच इज़ CT। one thing is also added is that use of antibodies against cancer specific एंटीजन्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि CT स्कैन में हम यूज़ करते हैं एक्सरेज और वहाँ पे हमारी प्रोवाइड होती है 3 डिमेंशनल इमेज। MRI में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। कैंसर ट्रीट कैसे किया जा सकता है? वाया सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। The next topic is drugs and alcohol abuse. Generally what happens is कि अपना जो टीनेज वाला जो पीरियड होता है जहाँ पे एडोलेसेंस जो प्यूबर्टी हिट करती है मेजरली, तो उस टाइम पे पीयर प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स और द youngsters start getting into these kind of things and they get into trouble. Also they get a very bad habit of having drugs and alcohol at any cost. Now they also start using सर्टन टाइप्स ऑफ ड्रग्स जिसकी उन्हें आदत हो जाती है और जिस वजह से उनकी जो
हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा टोल आने लगता है, राइट। सो इससे बचना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि पीयर प्रेशर हो गया और भी मतलब एनी हाउ कोई भी आपका इतना मेजर फोर्स नहीं हो सकता जो आपको इस चीज़ के अब्यूज़ के लिए इन्फ्लुएंस करे. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ऑल राइट, सो प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस शुड बी देयर सो दैट you can safeguard yourself at any moment and any time when you're being influenced by these kind of things, which is not good, and this pose danger to your behavioral patterns also, and this pose dangers to your life as well. सो यहाँ से हमारी जो हेल्थ लाइफस्टाइल्स है वो भी वेरी कर जाती हैं. सो जो मेजरली या जो कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स होते हैं वो होते हैं कुछ टाइप के, जिसमें से हम किन किन को पढ़ेंगे. विल बी स्टडिंग अबाउट ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कोलॉइड्स. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मेजॉरिटी होती है ड्रग्स की वो फ्लावरिंग प्लांट से निकल कर आती है या ऑब्टेन होती है, मगर कुछ जो है वो फंगाई से भी ऑब्टेन होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ओपियोइड्स. ओपियोइड्स क्या होते हैं? ये उस तरीके के ड्रग्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करेंगे. वो होंगे कौन से? स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स. ठीक है, ये कहाँ पे काम करेंगे? करेंगे सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे जो किस टाइप के ड्रग्स पाए जाते हैं ओपियोइड्स कैटेगरी के अंदर? दे आर हेरोइन. हेरोइन को हम कहते हैं स्मैक, जिसका केमिकल नेम होता है डाईएसिटाइल मोर्फिन, जो कि क्या होती है? वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है. और ये कहाँ से ऑब्टेन होगी? ये ऑब्टेन होगी एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन से, फर्स्ट पॉइंट. और ये एक्सट्रैक्ट होगी फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट नोन एज पैपावर सोमनीफेरम. ठीक है, इसको जनरली किस तरीके से ले सकते हैं इस ड्रग्स को? दिस कैन बी टेकन बाय स्नॉटिंग, इंजेक्शन. यहाँ पे जो हीरोइन होता है दिस इज़ अ डिप्रेसेंट एंड दिस स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन. ये इम्पॉर्टेंट है. सी क्वेश्चन ये आ सकता है कि डाईएसिटाइल मोर्फिन ऑब्टेन कहाँ से हुआ? देन वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऑब्टेन जो हुआ है वो हुआ है ये एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन से. और एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ? ये हुआ है फ्रॉम द प्लांट नोन एज पैपावर सोमनीफेरम. ठीक है, इसके अलावा जो हीरोइन है उसका किस तरीके का नेचर है? इट इज़ अ डिप्रेसेंट इन नेचर. ठीक है, जिसकी वजह से स्लो डाउन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी हो जाएगा. ये ओपियम पॉपी का वो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, केमिकल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स जो काम करते हैं वो करते हैं ग्रुप ऑफ केमिकल्स पे जो कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो इंटरेक्ट किस पे कर रहे हैं? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे. जैसे वो ओपियोइड रिसेप्टर पे काम कर रहे थे ओपियोइड्स, यहाँ पे हमारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे काम करेंगे, जो प्रिंसिपली कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन में पाए जाएंगे. ठीक है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा? ये होगा कैनाबिनस सटाइवा से. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे किस तरीके का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे अपना हीरोइन था जिसको हम स्मैक भी कहते हैं, यहाँ पे हमारा मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा. ठीक है, इसको किस तरीके से ले सकते हैं? तो दिस कैन बी टेकन बाय इनहेलेशन, ओरल इंजेक्शन. और ये कहाँ पे इफेक्ट देते हैं? ये इफेक्ट देते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी पे. यहाँ पे हमारा स्केलेटल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है. यहाँ पे हमारा लीफ ऑफ कैनबिस सटाइवा है. नेक्स्ट इज कोका अल्कोलॉइड. कोका अल्कोलॉइड को कोकेन भी बोला जाता है. ठीक है, कोकेन भी बोला जाता है. ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है प्लांट नोन एज एरेथ्रोसिलम कोका, जो कहाँ पे नॉर्मली जहाँ पे कहाँ पाया जाएगा? ये साउथ अमेरिका में पाया जाएगा. कोकेन को हम जनरली क्या बोलते हैं? कोक और क्रैक भी बोलते हैं. जो कैसे ली जाती है? स्नॉटिंग से ली जाती है. ठीक है, द थिंग इज़ कि ये जो है ये कौन सी फीलिंग जगाती है आफ्टर हैविंग इट? दैट दिस प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी. मतलब कि जो पहले हमने बात करी थी, जो डिप्रेसेंट था हमारा ओपियोइड, जिसमें क्या आ रहा था? हमारा मॉर्फिन आ रहा था. एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन वाला क्या था? डाईएसिटाइल मॉर्फिन, विच वाज स्मैक ऑल्सो नोन एज हशीश. सो दैट वाज अ डिप्रेसेंट इन नेचर. बट हियर ये जो हमारा कोकेन है इज़ अ स्टिमुलेंट इन नेचर. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इंक्रीज्ड एनर्जी कर रहा है. इसकी हम एक्सेस डोजेज ले लेंगे तो हैलुसिनेशन भी हो जाता है. हैलुसिनेशन मतलब वो चीज़ें दिखना जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं हो रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामीन्स, बेंजोडाइazepines. ये भी होते हैं जो नॉर्मली मेडिसिन के रूप में लिए जाते हैं, जो कि क्या ठीक करेंगे? दे विल ट्रीट द पेशेंट हैविंग मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया. ऑल्सो ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं
ये जो है ये जनरली दिस इज बीइंग टेकन बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, व्हाई बिकॉज दिस लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द एनर्जी, और स्पोर्ट्स पर्सन को ऑफ कोर्स हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है टू डू द टास्क और टू डू द फॉलोइंग स्पोर्ट्स दे आर इनटू, दैट्स व्हाई दे यूज़ इट। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ होती हैं जिनको हम नॉर्मली मेंटल इलनेस के लिए यूज़ करते हैं, लोग क्या करते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसको एज अ ड्रग अब्यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एडिक्टिव टू द बॉडी तो ये होती ही है, बट ओनली द डॉक्टर एंड ओनली द फिजिशियन नोज कि इसकी विच राइट अमाउंट विल वर्क फॉर विच बॉडी। सो ऑलवेज गो फॉर अ डॉक्टर, ऑलवेज हैव अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरी ड्रग यू वांट टू परचेज फ्रॉम एनी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट थिंग इज एक मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन जो होता है सिडेटिव, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है। ये जनरली कब यूज़ होता है, व्हेन द पेशेंट अंडरगो सर्जरी, मतलब कि ये पेन किलर होता है, सीधी सी बात है। मॉर्फिन एक ऐसी चीज़ है जो सोल्जर्स को भी दी जाती है एट द टाइम ऑफ द वॉर, दे ऑलवेज हैव इट, कि जब भी आपको एनी बुलेट हिट्स यू और एनीथिंग इल हैपन्स टू योर बॉडी, तो सबसे पहले होता है कि मॉर्फिन का शॉट दिया जाता है, सो दैट द पेन रिजाइड्स इन टू योर बॉडी, द पेन सप्रेसेस, कि आप ज़्यादा पेन को ना महसूस कर पाओ एंड यू गो अहेड विद योर वॉर एक्टिविटीज़। व्हाट्स नेक्स्ट इज स्मोकिंग। सी स्मोकिंग जो हम टबाको यूज़ जो जनरली होता है स्मोकिंग में, वो इंक्लूड करके रखता है निकोटीन, ठीक है। ऑल्दो टबाको में सिर्फ निकोटीन नहीं होता, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें से निकोटीन और अल्कलॉइड होता है। नाउ जो निकोटीन होता है ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनलिन ग्लैंड को टू रिलीज एड्रीनल एंड नॉन एड्रीनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अब ये दोनों टाइप के जो हार्मोन्स जो रिलीज हुए हैं, ये किस चीज़ को इफेक्ट करेंगे, ये करते हैं दिस रेजेस ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट्स, ये दोनों की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम एनर्जी सी रहती है। ये जो निकोटीन है ये सिर्फ टोबैको में ही नहीं, ये चाय में भी पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि लॉट्स ऑफ चाय इज़ ऑल्सो हार्मफुल टू योर बॉडी। इसलिए चाय की भी लत एक तरीके से लगती है और स्मोकिंग की तो लत होती ही है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, बहुत तरीके के कैंसर्स होते हैं। आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग भी दिखती होगी, जो आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन ले लिया है उसने सिगरेट के पैकेट में ऑल्सो, जो आपको इस तरीके से गाइड करता है कि डोंट हैव इट बिकॉज इट लीड्स टू न्यूमरस काइंड्स ऑफ कैंसर विच कैन इंक्लूड्स कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एंड सो मैनी मोर। ऑल्सो सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है कि इट इंक्रीजेज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इनटू द ब्लड। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ ये बात हम कर चुके हैं, ऑलराइट। सो एडोलेसेंस की भी बात हो गई है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम रेगुलर यूज़ ऑफ कोई भी ड्रग करते हैं जो कि एडिक्टिव होता है या जिसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि द बॉडी हैज़ टू टेक इट, अदरवाइज द बॉडी विल फील रेस्टलेसनेस फील होगी और एंशियस हो जाएगा, पैल्पिटेशंस होने लगेगी, नोजिया होने लगेगा, हाथ पैरों से पसीने छूटने लगेंगे, ठीक है, बॉडी गर्म हो जाएगी और अंदर से तो ऑफ कोर्स रेस्टलेसनेस होगी ही होगी। सो जो इंटॉलरेंट लेवल होता है बॉडी का, ये इस वजह से होता है कि you are actually addicted to that kind of drug or you are actually addicted to alcohol or smoking and whatever, जब भी आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हो। तो ये जितने भी तरीके के जो सिम्टम्स आते हैं उस टाइम पे जब हम उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं ऑल्दो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं किसी भी पेशेंट को फील करने के लिए, बट ये जो है ये हमेशा किसी भी मेडिकल सुपरविजन के अंडर छोड़नी चाहिए ऐसी चीज़ें जो आप बहुत सालों से लेते आ रहे हो। जब जिसमें आपकी बॉडी बहुत सालों से एडिक्टेड है और जिसमें आपकी बॉडी बहुत सालों से डिपेंडेंट है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए, तो यू ऑलवेज नीड टू हैव अ मेडिकल सुपरविजन ऑन यू कि आप जब ये छोड़ रहे हो तो विड्रॉल सिम्पटम्स होंगे आपको और विड्रॉल सिम्टम्स होंगे जिस वजह से आपकी बॉडी बहुत वैसा फील करेगी एंड यू विल फील लाइक कि अब तो हम मर ही जाएंगे शायद, तो यू नीड टू हैव इट बैक। तो इस वजह से
से शायद ये जो प्रोसेस है कि हम छोड़ना चाहते हैं कोई चीज़ या वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रग, ये फिर पूरा नहीं हो पाता है। देयरफॉर वी नीड मेडिकल सुपरविजन ऑन अस, ताकि हमें ये डर ना रहे कि कुछ गलत ना हो जाए। एंड एनी मेडिकल सुपरवाइजर विल नो कि कितने अमाउंट पे कौन सी चीज़ किस तरीके से देनी है, ठीक है। तो हम इसको हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं कि कितने अमाउंट से शुरू करना और धीरे धीरे करके इसको ज़ीरो तक लाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली बॉडी जो है उसको बॉडी को आदत छूट जाएगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। सबसे पहला क्या होता है कि अगर हम एडोलेसेंस में ले रहे हैं और टीनेज में ले रहे हैं हम, अगर वी आर इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल एक्टिविटी, व्हाट हैपेंस इज कि हमारा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा ड्रॉप होगा। और ये सिर्फ टीनेज की बात नहीं है, आप कभी भी इन चीज़ों पे डिपेंड होकर रख लो, आपको कोई सुध ही नहीं रहती है कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। ऑल यू नीड इज़ टू हैव इट मोर एंड मोर। तो आपका ऑफकोर्स जिस भी काम में आप लगे हुए हो, सो there is a drop in academic performance. Now also when you are dependent on these kind of things, you think that you don't need any form of family and friends, therefore you get isolated. So isolation from family and friends hota hai. Next is lack of पर्सनल हाइजीन। सो हाइजीन कहाँ से मेंटेन करोगे जब किसी चीज़ में घुसे हुए हो। तो नेक्स्ट इज़ अग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर। आप में के अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको हर चीज़ से गुस्सा आएगा, आपको हर चीज़ दिक्कत देगी, ठीक है। उसके बाद होता है रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर वो क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके दिमाग पे टोल ले रहा है। वैंडलिज्म, वायलेंस, ये सब कुछ हो जाएगा ना। हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड दीज काइंड ऑफ इफेक्ट्स व्हेन वन इज़ इनटू ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़? सो वन हैज़ टू ऑलवेज टेक केयर कि आप अनड्यू पीयर प्रेशर में ना आए। मतलब दोस्तों के साथ रहना सही है, पर दोस्तों के गलत इन्फ्लुएंस में आकर काम करना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर आपको कोई फेलियर है या डिसअपॉइंटमेंट है प्रीवियस लाइफ का या इस प्रेजेंट लाइफ का भी, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इट डजंट मीन कि कोई फेलियर आ जाता है तो यू हैव टू गेट इनटू दिस अल्कोहलिज्म कि नहीं अब तो इस गम को भुलाने के लिए दारू पीनी पड़ेगी। दैट डजंट वर्क्स, ठीक है। चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज सीक help from professionals, or even if not professionals then parents, ठीक है। parents and peers which will provide good advice, not the advice कि भाई तू दारू पी ले and this will work, of course not. next is seek professional and medical help for de-addiction और look for danger signs। देखो आपकी बॉडी हमेशा सिम्टम्स देती है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, तो always look for danger signs and do not ignore it, ठीक है। do not ignore it and therefore इस तरीके से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आई रियली होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।